हाँ, नमस्ते मित्रों। 8 जनवरी 2024 को उच्चतम न्यायालय की डबल बेंच बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल ने एक निर्णय दिया पुराने मामले में, जिसमें गुजरात सरकार की धोखाधड़ी के क्लासिकल मॉडल को उजागर किया है। और ये मामला जुड़ा हुआ है 27 फरवरी 2002 गोधरा कांड से। वो 59 या 57 यात्री जो ट्रेन में जलाए गए, उसके उपरांत वहां एक सांप्रदायिक हिंसा का जन्म हुआ 27 फरवरी 2002 को। और ये बिल्किस बानो जो प्रकरण है, रैप का प्रकरण है, ये बिल्किस बानो अपने परिवार सहित गोधरा अपने मूल गांव को छोड़ करके दूसरे गांव को, छप्परवाड़ गांव है, वहां चली गई और पीछे पीछे दंगाई पहुंच गए। और 3 मार्च 2002 को बिल्किस बानो और उसके परिवार के 7 लोगों के साथ जो अत्याचार हुआ, 7 लोगों की तो हत्या कर दी गई और बिल्किस बानो के साथ 11 लोगों ने बलात्कार किया। ये एक दुर्दांत व्यवस्था और राज्य का स्टेट पुलिस सिस्टम फेल और इस तरह का मतलब व्यवस्था विभत्स नजारा कि 3.5 माह की उसकी बच्ची बिल्किस बानो उस समय 5 माह की गर्भवती थी, गोद में बच्ची थी 3.5 माह की। उस 3.5 माह की बच्ची को जमीन पे पटक के मारा गया और अन्य परिवार की एक महिला थी, उसके 2 ही दिन का बच्चा था, वो कैसे पहुंचे, उसको भी मार दिया गया। ऐसे करके टोटल तो 15-17 को मारे गए, लेकिन 7 उसमें बिल्किस बानो के परिवार के थे। और बिल्किस बानो अब पहुंचती है पुलिस थाने, उसको राहत कैंप में पहुंचाया जाता है। फिर वो पहुंचती है थाने में। थाने में रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की गई और ये कहते हुए क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी गई कि मामले में किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं है, किसी प्रकार का कोई गवाह नहीं है, सबूत नहीं है। तो मित्रों ध्यान दीजिए, क्लोजर रिपोर्ट क्या होती है? यदि आपने किसी पे आरोप लगाया है और पुलिस ये कहे कि साहब कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है, और एक तरह से उसको हटा देना मामले को। लेकिन बिल्किस बानो की ये गाथा यहीं खत्म नहीं हुई। बिल्किस बानो थाने में राहत नहीं मिली तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पहुंच गई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होते हुए वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह मामला गया सीबीआई को। और सीबीआई को निर्देश दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि नए सिरे से इस मामले की जांच की जाए। अंततः सीबीआई ने उस मामले पर जांच करनी शुरू की। तो ये तकरीबन 2 साल में इसको 20 बार घर बदलना पड़ा बिल्किस बानो को, क्योंकि बार बार दबाव आ रहा था कि केस वापस लीजिए। अंततः इस केस के लिए याचिका दायर की बिल्किस बानो ने कि मामला गुजरात अहमदाबाद से आप इसको दूसरी जगह ट्रांसफर कर दीजिए। अंततः ये मामला चला गया कहां? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में फिर इस महाराष्ट्र गवर्नमेंट के तत्वाधान में और जांच की गई और सीबीआई ने 18 लोगों को दोषी करार दिया। कितने लोगों को दोषी करार दिया? 18। और वो 18 लोगों में से तकरीबन 5 पुलिसकर्मी थे और 2 डॉक्टर थे। डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम करते हुए सिर जो था वो धड़ से अलग कर दिया था ताकि पहचान नहीं की जा सके। और अंततः 21 जनवरी 2008 को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उनमें से 7 को, 18 में से 7 को फ्री कर दिया कि सबूत के अभाव में, और उनको साक्ष्य के अभाव में फ्री कर दिया। 11 को दोषी करार दिया। 2008 से ये सभी आरोपी, अभियुक्त, दुर्दांत अपराधी ये सजा काट रहे थे। ऐसे में हम ये अर्थ लगा लेते हैं आजीवन कारावास का कि 14 साल होगी, 20 साल होगी, लेकिन ध्यान दीजिए ये अलग अलग मामला है। जज ने क्या लिखा अपने डिसीजन में? वो आजीवन कारावास टिल डेथ है तो मृत्यु तक आएगा। जैसे आसाराम का मामला है, राम रहीम का मामला है, या राम कृपाल का मामला हरियाणा का है, उन सब में आजीवन कारावास मृत्यु तक है।
लेकिन आम धारणा है कि भाई आजीवन कारावास जो है 20 साल का भी मान लो, 14 साल का मान लिया जाएगी, 14 साल की सजा होने के बाद आप रिमिशन और दायर कर सकते हैं छूट लेने के लिए। और यह है कि कैदी का अच्छा व्यवहार होता है और संभावना रहे कि ठीक है ये समाज में रहने लायक है तो उसको फ्री कर दिया जाता है। अंततः मामला 2022 में इनमें से केस संख्या 3, आरोपी नंबर 3 राधेश्याम शाह ने एक याचिका दायर की, रिमिशन याचिका, कि साहब अब हमें 20 साल हो गए हैं, तकरीबन मामले में 14 साल से ऊपर हो गए हैं, 2008, 22, 14 साल से ऊपर हो गया है, तो अब हमें इस सजा तो हमने काट ली है तो हमें फ्री कर दिया जाए। तो राधेश्याम साहा ने क्या किया, राधेश्याम साहा को जाना था महाराष्ट्र, गए भी महाराष्ट्र, लेकिन महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने उसकी उस याचिका को क्या कर दिया, रद्द। महाराष्ट्र सरकार ने रद्द कर दिया। वहां रिमिशन पॉलिसी अलग है। अंततः उसने वो तथ्य छुपा करके और गुजरात हाईकोर्ट में पेश कर दिया। गुजरात हाईकोर्ट से पहुंच गए ये सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2022 में यह फैसला दिया कि गुजरात सरकार उचित निर्णय ले सकती है, लेकिन इन्होंने तथ्य छुपा लिया कि ये महाराष्ट्र से खारिज हो चुकी है आपकी रिमिशन याचिका, छूट वाली याचिका, और इस तथ्य को छुपा के, और गुजरात सरकार ने भी इस तथ्य को छुपा लिया और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ठीक है गुजरात सरकार निर्णय ले ले। और गुजरात सरकार ने 15 अगस्त 2022 को इन 11 आरोपियों को गाजे बाजे के साथ रिहाई कर दी गई और ये पूरे देश में मामला गया। 15 अगस्त 2022 को इनका माल्यार्पण किया गया। इन दंगाइयों का, इन आरोपियों का, इन बलात्कारियों का महिमा मंडन होता है, साफा पहनाया जाता है इनको, और ये मामला पूरे देश में हुआ। अंततः फिर से बिल्किस बानो कहां जाती है, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में जानी मानी वकील इंदिरा जयसिंह, फिर महुआ मोइत्रा, अन्य प्रकार की कई प्रकार की पीआईएल लगी, उन सबको अटैच करते हुए बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल की डबल बेंच ने सुनवाई शुरू की और अंततः 8 जनवरी 2024 को इस प्रकरण में निर्णय दे दिया। और निर्णय देते हुए बीवी नागरत्ना ने कहा विधि का शासन कायम होना चाहिए। विधि का शासन हमने ब्रिटेन से लिया है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 में है, रूल ऑफ लॉ, अतः देश विधि से चलता है और विधि भेद नहीं करती है। अतः यहां पर जो गुजरात सरकार ने और आरोपी नंबर 3 राधेश्याम शाह ने तथ्यों को जानबूझ करके छिपाया गया कि महाराष्ट्र में उनकी याचिका खारिज हो गई, और फिर गुजरात सरकार ने भी उस तथ्य को छुपाया और गुजरात सरकार ने इन आरोपियों का साथ दिया। अतः ये अपने आप में बोले एक अनूठा झूठ का, धोखाधड़ी का क्लासिकल उदाहरण है जो नहीं करना चाहिए था। और कोट करते हुए द लॉज पुस्तक को कोट करते हुए बीवी नागरत्ना ने कहा था कि द लॉज में प्लेटो ने कहा है कि सजा प्रतिशोध के लिए नहीं दी जाती है, सजा सुधार के लिए दी जाती है। जैसे डॉक्टर का उदाहरण दिया कि डॉक्टर इलाज करने के लिए कड़वी दवाई देते हैं और न्याय सभी के लिए समान है, वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, और महिला किस मजहब की है, किस धर्म जाति वर्ग संप्रदाय की है, फर्क नहीं पड़ता, विधि का शासन सब पे लागू होता है। और ये प्रश्न चिन्ह लगाया गुजरात सरकार पे कि आपने इन आरोपियों के पक्ष में तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके पेश किया, ये धोखाधड़ी पूर्वक है। और निर्णय में कहा कि 2 सप्ताह में आरोपी जेल में सरेंडर करें। 11 के 11 आरोपी पुनः वहां जाएंगे। इस गाथा के पीछे मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है? मेरा मकसद आपको यह दिखाना है कि पुलिस ने आरोपी नहीं माना था शुरू में, अंततः सीबीआई कोर्ट ने फिर सजा कैसे दे दी, और सजा दे दी तो आजीवन कारावास उन आरोपियों को पड़ा रहने देते ना। क्यों उनको 15 अगस्त 2022 को आप गाजियाबाजी से रिहा कर रहे हो? क्या संदेश देना चाहते हो कि आप जघन्य से जघन्य अपराध कीजिए और आप उस पार्टी के हो जिस पार्टी की सरकार है तो आपको बचा लिया जाएगा? नहीं, ये नहीं चलेगा। ये व्यवस्थाएं
सामाजिक स्तर पे, नैतिक स्तर पे बिल्कुल भी नहीं, और कानूनी स्तर पे तो बिल्कुल नहीं होगा। कानून का उल्लंघन करोगे तो जेल जाना तो तय है। तो मेरी सिंपैथी नहीं, पूरे देश की सिंपैथी बिल्किस बानो के साथ है। एक गर्भवती महिला के साथ जो रेप हुआ, उसके सामने 3.5 साल की बच्ची को मार दिया गया, छोटे बच्चे को पटक के मार दिया गया। मैं ये भी नहीं कहता कि वो प्रकरण जो हुआ रेल में, किसने डिब्बे जलाए, वो किसकी साजिश थी, वो जानबूझ के हुआ क्या नहीं हुआ, वो पर्दे के पीछे है। जो तथ्यात्मक रिपोर्ट पुलिस ने वहां पेश की, तो वो जिस तरह की व्यवस्थाएं दी, तो आज भी उस पे उंगली उठती है, आज भी कईयों के नाम उसमें आते हैं। सिर्फ और सिर्फ बिल्किस बानोई नहीं, आए दिन 3 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची के साथ जो रैप हो रहा है, हम अखबार में पढ़ करके शर्म महसूस करते हैं। डूब मरना चाहिए इन सत्ताधारियों को, कोई व्यवस्था क्यों नहीं करते। और इसकी व्यवस्था सिर्फ कानून बनाने से नहीं होगा, इसका प्रभाव समाज पे शिक्षा से आएगा, परिवार से आएगा। अतः परिवार और पर्यावरण दोनों सुधरना चाहिए, और शिक्षा इसमें अहम रोल अदा करेगी। बच्चे की प्रथम शिक्षिका उसकी माँ होती है, उसके बाद उसके टीचर होते हैं। अतः आप सामाजिकता, नैतिकता, इसकी कूट कूट के और उस बच्चे में शिक्षा दी जाए कि पहले जैसे हम कहते थे कि भाई छोटी है वो बेटी के समान है, बराबर की है तो बहन के समान है, बड़ी है तो माँ के समान है। आज क्यों एकल परिवार उन बच्चों को समझाने में कामयाब नहीं है। आपके बच्चे ड्रगिस हो रहे हैं, आपके बच्चे किन्हीं अबलाओं की इज्जत लूट रहे हैं। आज भी सामाजिक स्तर पे ये सामाजिक क्रांति करने की आवश्यकता है। और देश को बांटने वाले, धर्म के नाम पर लूटने वाले, इन सब से हटिए, विवेक शून्यता से बचिए, विवेकशील बनिए, तर्क के आधार पर चलिए, और सबको, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको भाई भाई। हमें तो स्कूल में यही शिक्षा मिली थी, यही शिक्षा मैं आपको देना चाहूंगा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है सब भाई भाई। अपराध किसी के भी साथ हुआ और भारत की धरती पे हुआ है तो निष्पक्ष तरीके से उस पर न्याय होना चाहिए। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।